माय डियर स्टूडेंट, यह मॉर्निंग असेंबली जिसमें हम लोग विज्ञान के विषयों पर चर्चा करेंगे, तो इसे मैथमेटिकल असेंबली नहीं बल्कि इसे साइंस असेंबली कहा जाए। तो इस साइंस असेंबली में क्लास 7 का एक चैप्टर है मोशन, डिस्टेंस एंड टाइम। इसके बारे में हम लोग जानना शुरू किए। आज सेकेंड डे है इस चैप्टर पर आपके साथ चर्चा करने के लिए। तो हम इस विज्ञान की सदन का चर्चा करें मोशन, डिस्टेंस एंड टाइम पर। तो इस सदन की शुरुआत करने के पहले हमारी शुरुआत करने की जो परंपरा रही है, तालियां बजा करके, तो तालियां बहुत अच्छा। सबसे पहला जानना यह जरूरी है कि हमें गति, दूरी एवं समय के बारे में जानकारी क्यों लेना है। इस विषय का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है और क्यों हमें इन बातों को जानना चाहिए। वास्तव में हम जिस संसार में रहते हैं एक गतिशील संसार है, मूविंग वर्ल्ड। यहां हर वस्तुएं अपने जीवन में आप न जाने कितना ऐसे उदाहरण देखते होंगे जहां पर आप कहते होंगे कि वस्तु क्या कर रही है, गति में है। ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन और ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग। तो हम गतिशील संसार में रहते हैं और गति से जुड़ी हुई यहाँ इतनी घटनाएं हैं जो हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। इस कारण गति के संबंध में हमें जानकारी होना चाहिए। गति के कारण ही पृथ्वी के में दो तरह की गतियां हैं। एक अपने अक्ष के चारों तरफ घूर्णन करती है और एक सूर्य के चारों तरफ परिभ्रमण करती है। राइट, रिवोल्यूशनरी मोशन में भी है और रोटेशनल मोशन में भी है। तो पृथ्वी के अक्ष पर घूमने के कारण दिन रात की घटनाएं होती है। क्या सूर्य के चारों तरफ घूमने के कारण मौसम में परिवर्तन होते हैं। तो गति से जुड़ी हुई इतनी घटनाएं हम देखते हैं, उसकी प्रभाव को देखते हैं कि हमें गति के बारे में अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। तो इस संसार में आपने क्या देखा आसपास, जब भी आपका अनुभव यही है कि हम दो प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं। कैसा वस्तु को देखते हैं? एक वस्तु क्या है, विश्राम में है, रुकी हुई है, और एक वस्तु क्या है, गतिशील है। मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, दो ही प्रकार के ऑब्जेक्ट हम देखते हैं। तो गति, कोई वस्तु गति में है अथवा कोई वस्तु विराम में है, इसके लिए कहने की आवश्यकता नहीं। गति के अनेक उदाहरण आपने देखा होगा। तो आपने एक उदाहरण बताएं जो गति का उदाहरण है। कोई उदाहरण बताएं। आप जब सड़कों के किनारे सड़कों को जब निहार रहे होते हैं तो सड़कों पर क्या गतिशील वस्तुएं दिखने को नहीं मिलती है? तो आप एक उदाहरण दें गतिशील वस्तुओं का। चलती हुई गाड़ी, वेरी फाइन, ये भी गतिशील वस्तु है। और चलती हुई साइकिल, ये भी गतिशील वस्तु है। उड़ती हुई पक्षी, फ्लाइंग बर्ड। चलिए, बहुत सारे उदाहरण है। क्योंकि गतिशील संसार में हम रहते हैं, गतिशील वस्तुओं को हम सुबह से शाम तक देखते हैं। ज्यादा सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो शरीर के अंदर में भी गतिशील है, रक्त गतिशील है। क्या आपका भोजन गतिशील है? भोजन में गति होने के कारण ही मुख से वह विभिन्न पाचन तंत्रों से गुजरते हुए उसका उपयोग होता है।
और उसका अपघटन होता है क्या? तो हम कैसे दुनिया में रहते हैं? गतिशील दुनिया में। चलती हुई नावों को देखा है, बहती हुई हवा की झोंकों को देखा है, उड़ती हुई चिड़िया को देखा है, उनके फड़फड़ाते हुए पंख को देखा है, खड़खड़ाते हुए पतियों को देखा है क्या? तो गति का अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं, जिसमें हम स्वतः जानते हैं बचपन से बिना बताए कि कौन वस्तु गतिशील है अथवा नहीं है। चलिए, तो गतिशील वस्तुओं को भी दो तरह से देखा होगा। एक बहु तीव्र गति करते हैं और एक क्या करते हैं? मंद गति करते हैं। चलिए, तो गतिशील वस्तुओं में आप तुलना भी किए होंगे क्या? अच्छा, इन गतिशील वस्तुओं को गति को नियंत्रण में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो बहुत सारी ऐसी गतियां होंगे जिसको नियंत्रण में आप कर नहीं सकते। बहुत सारी गतियां होंगी जिसको नियंत्रण में, आपकी साइकिल की गति को आप नियंत्रण में करते हैं कि नहीं? कार को नियंत्रण में करते हैं कि नहीं? लेकिन यह जो प्लैनेटरी मोशंस है, ये जो तारों का, ग्रहों का, उपग्रहों का और छोटे छोटे जो ब्रह्मांडीय पिंड है, इनकी गति का कंट्रोल हम नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो बात बाद में होगी। लेकिन आप दो चीजों का आप हमेशा तुलना करते हो कि ए बी से ज्यादा गतिशील है, बी ए से कम गतिशील है। अर्थात कोई someone is moving with fast motion and someone is moving with slow motion। तो फास्ट मोशन और स्लो मोशन किसको कहते हैं? जरा आप सोचें, आप जानते हैं इस चीज को। मान लेते हैं, फिर मैं एग्जांपल ले रहा हूं। एक यह सीधी सड़क है और यहां पर दो कार हैं। दो कार हैं, एक ही समय यहां से एक ही दिशा में चले जा रहे हैं। लेकिन हम 7 मिनट के बाद हम यह पाए कि कार ए और कार बी, 7 मिनट जब समय गुजर गया तो कार ए इस पोजीशन में था और कार बी इस पोजीशन में था। तो यहां पर आप क्या कहते हो? कौन तीव्र गति से भाग रहा है और कौन मंद गति से भाग रहा है? Which one is moving with fast motion and which one is moving with slow motion? कौन? ये तीव्र गति से भाग रहा है और बी मंद। हाँ, ये आप कहते हैं कि ए में गति जो है क्या है? ज्यादा है। बी में गति क्या है? कम है। अर्थात गतियों का तुलना करना आप बचपन से जानते हैं। आप गतियों का तुलना करना जानते हैं ना? गतियों का तुलना करना और कब से जानते हैं? बचपन से। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि 7 मिनट के बाद इसकी पोजीशन यह है, इसकी पोजीशन यह है। इस आधार पर आपने कहा कि ए में गति बी से ज्यादा है। अर्थात यहां पर क्या निर्णय लिया? यहां पर निर्णय लिया कि 7 मिनट जो समय है उसको आपने इकाई मान लिया और 7 मिनट में क्या देखा कि इनके द्वारा दूरी इनके अपेक्षा अधिक तय की गई है। इस कारण हम कह रहे हैं कि ए बी से क्या है? ज्यादा है। क्या? तो दो वस्तुओं की गतियों की तुलना कर रहे होंगे और हम कहते हैं कि देखिए भाई, वो उसमें गति ज्यादा है, इसमें गति क्या है? कम है। चलिए, तीव्र गति से चलने वाला बहुत सारे ऐसे गाड़ी होंगे आपके पास। कौन कौन गाड़ियां हैं जो तीव्र गति से चलती है? ट्रेन और क्या क्या? बाइक भी। और या ये सब जो गाड़ियां हैं तीव्र गति से चलती है। तो तीव्र गति से चलने का मतलब क्या हुआ कि गंतव्य स्थान तक पहुंचने में इनके द्वारा क्या होता है? समय की
ज्यादा लगता है कम लगता है? यस। यानी कि हमारा तुलना करने का आधार यही रहा बचपन से। ये कोई यहाँ नहीं सिखाई जा रही है, तुम जानते हो क्या तुलना का आधार रहा? तीव्र गति और मंद गति कहने का हमारा आधार क्या रहा कि निश्चित समय में जिस वस्तु के द्वारा अधिक दूरी चली जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तीव्र गति में। और उसी समय में उतना ही समय लेने पर दूसरी वस्तु के द्वारा उसके अपेक्षा कम दूरी तय की जाती है, उस स्थिति में क्या कहते हैं? उसे मंद गति। ओके, तो गति क्या है वो कल मैं बताया। गति के मतलब यह है कि अच्छा एक चीज बताओ, सब चीज गति में है लेकिन एक कौन और कुछ के गतियां पर हमारा नियंत्रण भी है, लेकिन एक ऐसा चीज है जिसकी गति पर हमारा नियंत्रण नहीं है और हमेशा गतिशील है और एक ही दर से गति कर रहा है, रेट ऑफ मोशन में कोई चेंजिंग। तो कौन वह चीज है जो समान दर से हमेशा गतिशील है, जिसकी दिशाएं नहीं बदल रही है? वेरी फाइन, समय। तो समय भी गतिशील है और समय सबके लिए समान रूप से गतिशील है कि अलग अलग दर से गतिशील है? मतलब हुआ कार में बैठा हुआ व्यक्ति के हाथ में बंधी हुई घड़ी और एक जो है सो सड़क पर रुका हुआ व्यक्ति के हाथ में बंधी हुई घड़ी और एरोप्लेन से सफर करता हुआ व्यक्ति के हाथ में बंधी हुई घड़ी के डायलों पर जो सुइयां घूर रही होगी वह अलग अलग दर से घूर रही होगी कि समान दर से घूर रही होगी? क्योंकि समय सबके लिए समान दर से व्यतीत होता है और समय की गति को नियंत्रित किया नहीं जा सकता। हेलो, चलिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइट है तो वहां लगा दो। तो यहां पर हमने दो गतियों का जब तुलना किया तो इन गतियों को दो वर्गों में बांटा। क्या क्या हुआ? मंद गति और तीव्र गति, स्लो मोशन एंड फास्ट मोशन। चलिए बिठाओ, बिठाओ, है ना? तो हम यहाँ पर स्लो मोशन और फास्ट मोशन का निर्णय हम बचपन से करना जानते हैं। हाँ, यह क्लासरूम में सीखने वाली बात नहीं है, सबके अंतर्ज्ञान के द्वारा यह निर्णय आता है कि कौन सा स्लो मोशन में है और कौन सा फास्ट मोशन में है। लेकिन सबके निर्णय में एक ही बात और एक ही आधार होता है। वह आधार क्या होता है कि निश्चित समय में जिसके द्वारा अधिक दूरी तय किया गया उसे तीव्र मोशन में, और उतना ही समय में जिसके द्वारा कम दूरी तय किया गया उसे मंद गति में। अर्थात गति को दो वर्गों में बांटा। कौन कौन लिया बोलो? मंद गति और तीव्र गति ना? जिसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे? स्लो मोशन, फास्ट मोशन। Yes, ant can move with slow motion, but aeroplane moves with fast motion. Okay? चींटी क्या? चींटी की गति को क्या कह सकते हो? मंद गति से। क्या? ओके। तो यहाँ पर मंद गति और तीव्र गति का निर्णय का हमारा आधार क्या था? आप तो खुद तय किए हो। तो किस आधार पर आपने तय किया कि निश्चित समय में जिस वस्तु के द्वारा अधिक दूरी तय की जाती है उसे हम लोग तीव्र गति में कहते हैं, और उतना ही समय में अन्य वस्तु के द्वारा यदि कम दूरी तय की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि मंद गति और तीव्र गति का आधार क्या है? हमारा आधार क्या है? समान समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, राइट? यही आधार है जी। ये तो कॉमन बात है,
जब हम तीव्र कह रहे थे। अब चलिए एरोप्लेन को क्यों कहते हैं कि तीव्र गति से जा सकता है? कि चूंकि हमारे गंतव्य स्थान तक अगर हम घोड़े पर सवार होकर चले, हम अपने स्कूल जो है सो पैदल आवे, स्कूल पर साइकिल से सवार होकर आवे, कल्पनाओं में समझो कि रॉकेट पर सवार होकर आवे यदि संभव है तो प्रत्येक स्थितियों में यहां तक पहुंचने में सबके द्वारा कुछ न कुछ समय लिया जाएगा, लेकिन सबसे अधिक जिसके द्वारा समय लिया जाएगा उसे मंद गति में कहेंगे, और उतना ही दूरी को तय करने में जब कम समय लिया जाएगा तो क्या कहेंगे? चलिए, तो यहाँ पर समय के साथ आपने दूरी का तुलना किया, तो हम ऐसा भी कहेंगे कि एक निश्चित दूरी को तय करने में जिस वस्तु के द्वारा कम समय ली जाती है उसे तीव्र गति में कहा जाता है ना? ऐसा भी कह सकते हैं, जरा लिख लो। तो मंद गति का दो बातें में समान समय में वस्तु के द्वारा तय किया गया दूरी या समान दूरी को तय करने में लगा समय। दूसरा क्या आधार होगा? समान समय में वस्तु के द्वारा समान समय में समान दूरी में, या यहां ऊपर लिखे चलो, ये दो बातें हैं। तीव्र और मंद गति कहने का आधार हुआ कि समान समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी या समान दूरी को तय करने में लगा समय। समान दूरी को तय करने में लगा समय। हमारा यही आधार रहा है बचपन से कहने के लिए कि दी गई फला वस्तु तीव्र गति से गतिशील है और फला वस्तु मंद गति से गतिशील है। हाँ, यहां पर गतिशील वस्तुओं की बात हो रही है ना। अब हमारी नजरों में गतिशील के मतलब क्या है कि उसके स्थिति में परिवर्तन आता है, या हम जब देख रहे हैं तो हमारे सापेक्ष उसकी दुनिया जो है सो बदलती है। तो इन दोनों में बदलाव के कारण, या स्थिति की बात हम नहीं करेंगे, सिर्फ दुनिया की बात करेंगे, अर्थात हमारे सापेक्ष दिशा किस दिशा में है और कितना दूर है, इसमें बदलाव आती रहती है समय के साथ, इस कारण से गतिशील कहते हैं। ओके, तो हमारा मंद और तीव्र गति का आधार क्या रहा? समान समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी या समान दूरी को तय करने में लगा समय, यही आधार रहा है। ओके, चलिए अब आओ यहां आ जाओ। तो यहां एक शब्द आएगा कि चाल आएगा, चाल, है ना? कि कोई अगर दोनों चल रहे हैं, दोनों कार वहां पर चली थी, तो कौन ज्यादा चली थी, कौन कम चली थी? तो यहां पर चाल जो है वो गति को मापन करता है। यहां तक तो हम जान गए, दो गतियों की तुलना करना जान गए। अब हमें यह जानना है कि एक गति दूसरे गति से कितना अधिक है, ठीक एग्जैक्टली, और एग्जैक्टली कितना कम है। अर्थात यहां पर गति के मापन की आवश्यकता है। जब तक हम दोनों गतियों की मापन नहीं करेंगे तब तक हम लोग कैसे कह सकते हैं कितना अधिक और कितना कम? जैसे नग्न आंखों के द्वारा आप यह तो फैसला कर सकते हैं कि इस लाइन सेगमेंट का जो लेंथ है इससे क्या है, ज्यादा है, लेकिन इसका लाइन सेगमेंट का लेंथ इसके लेंथ से कितना ज्यादा है, इस बात को कहने के लिए दोनों की मापन की आवश्यकता होगी। इन द सेम वे एक गति दूसरा गति से ज्यादा है, कम है, स्लो है और फास्ट है, इस बात को तो आपने तय कर लिया। अब हमें तय करना है कि कितना फास्ट है और कितना स्लो है, और यह हमारी रिक्वायरमेंट की फुलफिल कब होगी? जब हम दोनों गतियों के मापन का तरीका डेवलप करें। अर्थात हमें गति की मापन करने की आवश्यकता है। मिटाओ, तो हमारा चाल, तो यहां पर गति का जब हम मापन करेंगे तो गति के मापन
तो गति के मापन में जो हमारे पास शब्द आता है वह क्या आता है? चाल, स्पीड। तो स्पीड को हम लोग किस रूप में भी देखेंगे? चाल क्या है? गति का मापन है। चाल क्या है? गति का मापन है। ओके, तो गति का मापन कैसे करेंगे? क्योंकि हमारा जो आधार रहा है उसी के आधार पर करेंगे कि इकाई समय में चली गई दूरी उस वस्तु का क्या कहलाता है? चाल कहलाता है इकाई समय में। इन बातों को समझने के लिए इसे समझे। एक सीधी ट्रैक पर मैं दोनों को अलग अलग दिखा देता हूं। ये दोनों सीधी ट्रैक पैरेलल है। यहां से वस्तु ए इस दिशा में डायरेक्शन कर रहा है और वस्तु बी इस डायरेक्शन में गति कर रहा है, राइट? अब ए से बी तक आने में इनके द्वारा जो दूरियां हैं, ए 250 मीटर की दूरी जो है यह 30 सेकेंड में, सॉरी 30 सेकेंड ऐसा, लेकिन 10 सेकेंड में, राइट? और यह जो है बी ऑब्जेक्ट जो है 500 मीटर का दूरी 50 सेकेंड में पूरा करता है। दोनों का ऑब्जर्वेशन ले लिए। फिर से मैं पूछ रहा हूं, वस्तु ए के द्वारा 10 सेकेंड में चली गई कुल दूरी कितना है? बोलो। वस्तु ए के द्वारा 10 सेकेंड में चली गई दूरी कितना है? बोलो। 25 मीटर। कितना है? बोलो। 25 मीटर। 250 मीटर। वेरी फाइन। और वस्तु बी के द्वारा कितना में? 50 सेकेंड में चली गई दूरी कितना है? 50 मीटर, सॉरी 500 लिख दो, 500 मीटर। थोड़ी बड़ी संख्या मिल जाए। यह डेटा है। अब मुझे बताओ, यहां इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। अब समय का इकाई क्या होगा? समय की किस समय के या किस टाइम इंटरवल को आप यूनिट टाइम इंटरवल मानोगे? उस समय अंतराल की कितनी लंबाई को एक एक मानोगे, वह तुम पर निर्भर करता है। लेकिन यहां पर हम लोग समय के 1 सेकेंड को एक इकाई माने। क्या माने हम लोग? क्या माने हम लोग? एक इकाई। तो चाल से मतलब होगा इकाई समय में चली गई दूरी। चाल के मतलब क्या होगा? इकाई समय में तय की गई दूरी। चलो, अब इकाई समय में तो 250 मीटर का दूरी कितना समय में तय करता है? 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में या 10 सेकेंड में 250 मीटर का दूरी तय करता है। तो आप लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट यूज करो। तो 1 सेकेंड में, मान लो कि 1 सेकेंड में चली गई दूरी कितना होगा? क्योंकि यह दूरी को 10 बराबर भागों में बांटोगे, क्योंकि सेकेंड 10 है तो 250 मीटर को 10 बराबर भागों में बांटोगे तो प्रत्येक सेकेंड में कितने भाग आएंगे? तो यहां पर कौन सी गणितीय क्रिया करते हो? या कुल दूरी में आप कुल समय से भाग करेंगे तो यहां पर जो रिजल्ट निकलेगा वह 1 सेकेंड में चली गई दूरी होगा। और 1 सेकेंड में चली गई दूरी कितना हो जाएगा? यहां पर 1 सेकेंड में चली गई दूरी 10 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 25 मीटर। ओके, तो ए के द्वारा 250 मीटर में 10 सेकेंड की दूरी तय किया गया एक आंकड़ा है हमारे पास। इस आंकड़ा के बाद हम जानना चाहेंगे कि इसका चाल क्या है। और चाल से मतलब यही होगा कि इकाई समय में चली गई दूरी, और यहाँ समय की इकाई क्या है? 1 सेकेंड है। तो 1 सेकेंड में चली गई दूरी कितना होगा? तो हम कहेंगे इसका चाल क्या कहलाएगा? 25 मीटर प्रति सेकेंड। ओके,
यानी कि चाल को इकाई समय में चली गई दूरी को पता करने के लिए हमेशा आपको क्या करना होगा, कुल दूरी में या दूरी में किसने से भाग देना होगा, समय से। तो दूरी में जब समय से भाग देते हैं तो वहां क्या निकलता है, इकाई समय में चली गई दूरी, राइट। तो यहां से चाल का हमारे पास क्या परिभाषा मिला कि चली गई दूरी और उस दूरी को तय करने में जो लगा समय है, यहां पर जब भाग देंगे तो यह क्या होगा, एकांक समय में चली गई दूरी होगा, राइट। और एकांक समय में चली गई दूरी को कैसे लिखते हैं, 25 मीटर प्रति सेकेंड। मैंने 1 सेकेंड का समय व्यतीत हुआ तो 25 मीटर यह डिस्टेंस कवर किया, है ना, बस समझ गए ना। तो यह चाल यानी कि किसी कोई वस्तु कितना तीव्र गति से या कितना मंद गति से गतिशील है, इस बात को जानने के लिए हमें गति की मापन की आवश्यकता है। और गति के मापन के लिए हमारे पास कौन सा शब्द है, चाल। तो चाल क्या बताता है, किसी वस्तु का चाल यह बताता है कि एकांक समय में वह कितना दूरी तय कर रहा है। ओके, समझ गए। एकांक समय में अब मान लो कि हम लोग यहां पर ऐसा स्थिति होता, चलो यह ए से बी तक 250 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करता है और बी जो है ए 500 मीटर की दूरी भी 10 सेकंड में तय करता है। ओके, तो यहां पर हम 10 सेकंड को एकांक समय मान ले, हम पर निर्भर करता है, किसी को मान ले। तो एकांक समय में यह कितना दूरी तय किया, 250 मीटर। और यहां एकांक समय में क्या हुआ, 10 सेकंड में, या 10 सेकंड में कितना किया, यह भी 10 सेकंड में किया, कितना किया यहां पर, यानी कि दोनों जगह समय की जो इकाइयां है वो क्या है, बराबर है। समय अंतराल भी क्या है, बराबर है। यानी कि समान समय अंतराल में जिसके द्वारा अधिक दूरी तय किया गया उसे हम लोग कहेंगे तीव्र गति में और दूसरा कहेंगे मंद गति में। तो यहाँ इकाई हम 10 सेकेंड को भी मान सकते हैं। तब यहाँ पर होगा 500 मीटर प्रति एकांक समय और यहाँ पर क्या होगा 250 मीटर प्रति एकांक समय। लेकिन यदि हम सेकेंड को 1 सेकेंड को यूनिट टाइम मानते हैं तब हमें जानना होगा कि यूनिट टाइम में कितना चला है। तो 250 मीटर चला है 10 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में चली गई दूरी इसका चाल बताएगा। जब हम लोग सेकेंड को इकाई मान ले तब इसका चाल कितना हो जाएगा सेकेंड के हिसाब से 25 मीटर प्रति सेकेंड। और इसको ऐसे लिखते हैं ना ऑब्लिक का चिन्ह लगा करके। ओके, अब चलिए फिर मिटाइए, आइए मिटाइए। अब नेक्स्ट टर्म, तो चाल को किस रूप में देखा, चाल गति का क्या है, मापक है, मापक है या है ना। तो चाल के द्वारा हम गति का मापन करते हैं, है ना। तो गति के मापन में जो शब्द हमारे पास आता है वो क्या है, चाल है। और चाल क्या बताता है, एकांक समय में चली गई दूरी। और एकांक समय में चली गई दूरी को पता करने के लिए क्या करेंगे, कुल दूरी में कुल समय से भाग करते हैं, तो वहां पर जो रिजल्ट मिलता है एकांक समय में रेशियो के हिसाब से ना। अब चाल को समझ गए आप। तो चाल क्या होगा, किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में यूनिट टाइम में चली गई दूरी। वस्तु का चाल कहलाता है। है ना, ठीक है। यानी कि चाल बराबर क्या होगा, अब एकांक समय में चली गई दूरी को पता करने के लिए 250 किलो मिलता है 50 रुपया में, तो 1 रुपया में कितना किलो मिलता है, इस बात को पता करने के लिए हमेशा कौन सा क्रिया करेंगे, डिवीजन का। ओके, इस कारण एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो चाल को पता करने के लिए जो दूरी वो तय किया गया होगा और जो समय लिया गया होगा, अगर दूरी में समय से भाग करेंगे तब ये एकांक समय में चली गई दूरी की बात करेगा। इस कारण चाल को ऐसे डिफाइन करते हैं। इन शॉर्ट फॉर्म
स्पीड को अगर एस से डिनोट करें, डिस्टेंस को डी से डिनोट करें और टाइम को टी से डिनोट करें, तो यह चाल, दूरी और ली गई समय के बीच एक इक्वेशंस है ना, जिसको यहाँ पर मैथमेटिकली दिखाया गया है। अब चलिए, अब नेक्स्ट जो टर्म है वो औसत चाल की बात करेंगे। चाल, और यहां पर क्या बात हो रही है? औसत चाल, एवरेज, एवरेज स्पीड। बहुत ही महत्वपूर्ण यह भी टर्म है कि औसत चाल से मेरा क्या अभिप्राय है। ओके, चलिए इस बात को समझने के लिए फिर मैं आपके पास एक उदाहरण लग रहा हूं। बताइए, औसत चाल, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को हम लोग फॉल्स स्पीड भी कहते हैं, मोटा मोटी स्पीड। जैसे एवरेज शब्द का क्या अर्थ है, थोड़ा सा ही क्या मैं व्याख्या कर देता हूं। ओके, चलिए, एवरेज का मतलब हुआ कि जैसे कोई लड़का एक हफ्ता तक संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अब संडे को एक लड़का ने 1.5 घंटा पढ़ा, मंडे को थोड़ी सी टीचर ने उसको इंकरेज किया तो वह कितना बढ़ा दिया, 2 घंटा। फिर अगले दिन यह जो है 1 घंटा 40 मिनट पढ़ा, फिर अगले दिन यह 2 घंटा 15 मिनट पढ़ा, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि यह जो है 1 घंटा 10 मिनट पढ़ा, फिर किसी दिन 1 घंटा 20 मिनट पढ़ा, और फिर एक दिन 1 घंटा 40 मिनट पढ़ा। तो हम यह जानना चाहते हैं कि मोटा मोटी वह पढ़ने पर रोज कितना समय व्यतीत करता है। यह विद्यार्थी का वास्तविक चरित्र है, यह विद्यार्थी का रियल कैरेक्टर है कि संडे के दिन 1 घंटा 30 मिनट, अगले दिन 2 घंटा, फिर 1 घंटा 40 मिनट। और आप भी पढ़ते हैं तो क्या आप समान समय रोज के पढ़ाई पर व्यतीत करते हैं? नहीं करते हैं, ये सबके साथ मजबूरी है। लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि मोटा मोटी या करीब करीब वह लड़का रोज समय पर कितना समय व्यतीत करता है, राइट? तो वह कौन सी संख्या है जो इन सभी संख्याओं के करीब करीब होगी? हम वैसे संख्याओं के बारे में हम विचार कर रहे हैं जो यह सब संख्या उनके करीब होगी। तो मान लीजिए कि 2 घंटा 10 मिनट जो एक ऐसी संख्या है जिसके आसपास सभी संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि मोटा मोटी वह लड़का औसतन या रोज 2 घंटा 10 मिनट का समय व्यतीत किया होगा। लेकिन वास्तव में 2 घंटा 10 मिनट रोज समय व्यतीत नहीं किया, उसे थोड़ा अधिक किया या थोड़ा कम किया। तो हमारा कह रहे कि वह लड़का 2 घंटा 10 मिनट रोज पढ़ता है, तो क्या यह बिल्कुल सही बात है? क्या बिल्कुल गलत है? क्या वहां पर फॉल्स बात कही जा रही है? बिल्कुल सही भी नहीं है और बिल्कुल गलत भी नहीं है। ये मोटा मोटी है। कैसा है? मोटा मोटी। अपने लोकल लैंग्वेज में, यानी कि मोटा मोटी यह पूछा जा रहा है कि प्रतिदिन पढ़ाई पर कितना समय को वो व्यतीत करता है। तो यह संख्या इन सभी संख्याओं का औसत कहलाता है ना? तो औसत चाल में भी यही बात होगी। तो आइए मैं उदाहरण प्रस्तुत करता हूं, तब आप समझ पाएंगे कि औसत चाल से मेरा क्या आशय है। इसी टॉपिक के साथ आपका सदन स्थगित होगा। चलिए देखिए, यहां पर एक सीधी सड़क पर एक कार है
कार है ना, ये 10 बजे चलना शुरू किया। ओके, तो पहला 10:10 पर यह इस पोजीशन में था। हवा का पिक्चर बनाना संभव नहीं है, इस पोजीशन में था। कार का नाम देते हैं ए पोजीशन में था। अब अगला तो है 10 सेकंड में, सॉरी, अगला 10 मिनट में, नेक्स्ट 10 मिनट में, मैंने 10-20 में यह बी पोजीशन में था। अगला जो है सो 10 मिनट्स, दैट इज 10:30, वो सी पोजीशन में था। अगला 10 मिनट, दैट इज 10:40, मैं डी पोजीशन में था। लेकिन यहाँ पर जो इनिशियल पोजीशन 0 है, यहाँ से प्रथम 10 मिनट में 25 मीटर का दूरी तय किया, राइट। दूसरे 10 मिनट में 40 मीटर का दूरी तय किया। तीसरे 10 मिनट में 50 मीटर का दूरी तय किया और अंतिम 10 मिनट में 60 मीटर का दूरी तय किया। ओके, अब मैं पूछ रहा हूं कि 10:40 तक इस समय अंतराल में उसका स्पीड क्या रहा है, राइट। किस समय अंतराल में 10 बजे से शुरू होता है और 10:40 तक चलता है, तो इस समय अंतराल की लंबाई कितनी हो गई? 40 मिनट। यानी कि इस समय अंतराल में इसका औसत चाल क्या रहा है, अर्थात इस समय अंतराल में एकांक समय में करीब करीब उसका चाल कितना रहा है। माने एकांक समय में मोटा मोटी अगर चाल निकाले तो क्या रहा है, जबकि हर इस 10 मिनट में, अगले 10 मिनट में क्या, प्रति 10 मिनट में इनका चाल समान है। पहला 10 मिनट में 25 मीटर, नेक्स्ट 10 मिनट में 40 मीटर। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने में क्या वस्तु एक समान चाल से चली है? कैसी चाल से चली है? बदलती हुई चाल से चली है। लेकिन यह बात वास्तविक है, लेकिन इस समय अंतराल में इसका चाल क्या रहा होगा? तो इस समय अंतराल में चाल को जानने के लिए यहाँ पर भी तरीका वही है कि एकांक समय में चली गई दूरी क्या रहा होगा। यहाँ समय की इकाई क्या है? 1 मिनट। क्या है? 1 मिनट। अब मुझे देखिए, तो 10 से 10:40 तक कितने दूरी तय किया? बोलो, कुल दूरियां कितने तय किया? 25 मीटर प्लस 40 मीटर प्लस 50 मीटर प्लस 60 मीटर। इस समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी क्या है? बोलो, तय की गई। और इस दूरी को तय करने में कितना समय लगा? क्योंकि यह समय 10 बजे से शुरू होता है, 10:40 पर अंत करता है, तो कितना समय व्यतीत हुआ? कितना व्यतीत हुआ? 40 मिनट ना, अभी लिखे ना है। तो यहां पर दैट इज कितना हो जाएगा जी? 60, 40, 100 और 175 हो जाएगा ना, ठीक है ना। 175/40, यहाँ पर मीटर लगा हुआ है और यहाँ पर मिनट लगा हुआ है। चलिए देखिए ध्यान से, तो वास्तव में इस समय अंतराल में चाल क्या रहा है, अर्थात एकांक समय में चली गई दूरी क्या रहा है। लेकिन यहां पर वास्तव में प्रति एकांक समय में अगर 10 मिनट को लेते हैं तो हर 10 मिनट में एक ही चाल से कोई चलता नहीं है। और वास्तव में कार एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो क्या एक ही चाल से चलती है? भीड़ भाड़ वाले इलाके में ब्रेक लगाना पड़ता है, कभी रोक देना पड़ता है, कभी चाल को स्लो कर देना पड़ता है, चाल को बढ़ा देना पड़ता है। तो यहां पर औसत चाल के मतलब हुआ, अब एकांक समय में चली गई दूरी इस डेटा के अनुसार कितना होगा? 175/40 मीटर प्रति मिनट। लेकिन क्या वास्तव में अगर इसको और भागा दे दे, 40 से देंगे ना, 4 चौके 16 और 1 15, 4 तिहाई 12 और 2 3 हुआ और 4 7 28 और 4 5 20, ठीक है ना। देखो तो 4 चौके 16, 1 हुआ 15, 4 तिहाई 12, 3 हुआ ना 30, 4 7 28 और 1 शून्य और बैठा देंगे तो 4.375 मीटर प्रति मिनट।
तो क्या यह हर मिनट में 4.375 चला है? वास्तव में चला है कि नहीं चला? चला है, वास्तव में चला। लेकिन यहाँ पर जो यह बता रहा है कि हर मिनट में 4.375 चला है, तो क्या इस मोशन के यह सही व्याख्या कर रहा है? क्या मोशन के बारे में सही जानकारी दे रहा है? नहीं, मोशन के बारे में कैसे जानकारी दे रहा है? मोटा मोटी। कल्पना करें कि इस चाल से कोई वस्तु 10 बजे चले और इसी चाल से चले तो 10:40 में वह इतना दूरी तय कर लेगा। अर्थात औसत चाल जब दिया हुआ है तो प्रति इकाई समय में वहां पर चली गई जो दूरी है वह बिल्कुल सही नहीं है, वह मोटा मोटी है, औसत है, एवरेज है। यानी किसी आंकड़ा का एवरेज मान यह बताता है कि वह जो मान है उसी के करीब करीब सभी मान है। जैसे इन सभी आंकड़ों को अगर आइसक्रीम खाने वाले बच्चों की भांति कल्पना करो तो एवरेज जो होगा आइसक्रीम बेचने वाला जो व्यक्ति होता है वो आइसक्रीम मैन के रूप में होगा, यानी कि सारे बच्चे उसके इर्द गिर्द जमा होंगे। अर्थात यह संख्या इनके वास्तविक चीज को रिप्रेजेंट नहीं करता है, औसतन बताता है, मोटा मोटी बताता है और करीब करीब बताता है। तो आइए बातों को समझ गए ना? तो औसत चाल की क्या परिभाषा होगी? तय की गई कुल दूरी अपॉन लिया गया कुल समय। और जब ऐसे भाग करेंगे तो क्या होगा? एकांक समय में चली गई दूरी। ओके, अब मिलाओ। अब ये लास्ट है एवरेज स्पीड के बाद मैं डिफाइन करके फिर स्थगित करता हूं। चलो, औसत चाल। यस, किसी वस्तु का औसत चाल तय की गई ये अनुपात के रूप में बोलेंगे। तय की गई कुल दूरी और ली गई समय का अनुपात है। अनुपात की भाषा में अर्थात औसत चाल बराबर, जिसको हम लोग बोलेंगे एवरेज स्पीड। ये अंग्रेजी टर्म को याद करते जाओ, इसकी आवश्यकता होगी आगे। औसत चाल बराबर क्या होगा? तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी और दूरी को तय करने में लगा कुल समय। दूरी को तय करने में लगा कुल समय। और अगर तय की गई कुल दूरी में लगा गए कुल समय से भाग देंगे तो रिजल्ट क्या होगा? एकांक समय में तय की गई दूरी, है ना? और वहां एकांक समय में तय की गई दूरी जो आएगा वास्तव में उस चाल से कभी नहीं चला है, यह औसतन है या यह वैल्यू उसके औसत चाल, उसके वास्तविक चाल के करीब करीब रहे होंगे। ऐसा हम सोच करके भी रफली हम उस मोशन का व्याख्या कर सकते हैं। ओके, बात समझ गए ना? तो अगर किसी वस्तु के द्वारा 1000 मीटर को तय करने में अगर वह 50 सेकेंड का समय लगाता है, 1000 मीटर तय करने में 50 सेकेंड का समय लगाता है, तो उस वस्तु का औसत चाल क्या रहा होगा? बोलो, औसत चाल क्या रहा होगा? 1 सेकेंड में कितना चला होगा वो? तो क्या करेंगे हम लोग? 1000 पर टका करेंगे, बोलो 50। और इनका इकाई क्या है? मीटर, और इनका क्या इकाई है? सेकेंड। यहाँ पर हम न्यूमेरिकल वैल्यू प्राप्त करेंगे, कितना हो जाएगा? 20। और इसको लिखेंगे मीटर और जो डिनोमिनेटर है इसको लिखेंगे ऐसे चिन्ह लगे सेकेंड, और पढ़ेंगे मीटर पर सेकेंड। अर्थात औसत चाल कि 1 सेकेंड में उनके द्वारा कितना दूरी करीब करीब चलता है? 20 मीटर। ऐसा चाल से नहीं चले हैं, लेकिन ऐसा चाल से वो चले तो उस गति का जो प्रभाव रहा है ठीक उतना ही प्रभाव इसका भी होगा। इस रूप में हम देखते हैं ना, यानी कि यह नेट प्रभाव को बताता है।
एवरेज स्पीड किसी समय अंतराल में उसके गति का जो नेट इफेक्ट है इसके बारे में बताता है। उस समय अंतराल के भीतर समय के अलग अलग क्षणों पर उसकी क्या स्पीड है इसके बारे में बात नहीं करता है, सिर्फ समय अंतराल का वह कुल प्रभाव को बताता है। इसी बात के साथ आज क्लास 7 का यह चैप्टर जिस पर हम लोग डिस्कस करने के लिए इकट्ठे हुए, अब पूरे मनोयोग के साथ और पूरे ध्यान पूर्वक और गंभीर होकर के हम लोग इस विषय पर चर्चा किए। फिर आगे के अगले सदन में हम लोग इस अध्याय को अनवरत जारी रखेंगे।